हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा मी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी बहुत अच्छे से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल का चैप्टर चल रहा है, इसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके दूसरे पार्ट के बारे में, जहां पर हम कुछ और नई चीजें और नए क्वेश्चंस यहां पर सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल का नया पार्ट। तो ट्रायंगल के पार्ट में जो पहला क्वेश्चन हमारा आने वाला है वो ये है कि आर द टू क्वाड्रिलेटरल्स, ये दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, क्या वो सिमिलर हैं? अगर सिमिलर हैं तो रीजन दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, मान लेते हैं सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होने चाहिए। तो मैं ए बी और पी क्यू का रेशो निकाल दूं। तो ए बी अपॉन पी क्यू जब मैंने निकाला तो ए बी की वैल्यू कितनी थी? 2.5 थी। पी क्यू की वैल्यू कितनी थी? 2.5 का स्क्वायर थी। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 और 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। ठीक है, इसको मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो यहां तो 2 जीरो लगेंगे, यहां 1 जीरो लगेगा। 25 से 25 टाइम कैंसिल हो जाता है, ये 4 टाइम होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू बेसिकली 2/5 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब आ जाता हूं बी सी पर और क्यू आर पर। बी सी और क्यू आर, तो बी सी मेरे पास 1.5 है और क्यू आर जो है वो 1.5 का स्क्वायर है। तो ये हो गया 1.5 और ये हो गया 2.25। पॉइंट हटाएंगे, ये लगा देंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 से 15 टाइम कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 2 10 और ये 5 3, ये कितना आ गया? ये 2/3 आ रहा है। ये कितना आ रहा था? 2/5। मतलब रेशो बराबर नहीं है। जब रेशो बराबर नहीं है तो ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं होंगी। हेंस these quadrilaterals are not सिमिलर। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि इनकी साइड्स के रेशो बराबर नहीं है। बहुत सिंपल है, क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलें आगे, चलें 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 चलें। नेक्स्ट, एक इंसेक्ट है जो कि सिटिंग एट कॉर्नर पी, यहां पर है एक रूम के, जो फ्लाई करता हुआ अलोंग द डॉटेड लाइन पी एस। ये जो लाइन है हमारी पी एस किधर है? ये लाइन पी एस के थ्रू चलता हुआ कहां पहुंच जाता है? एस कॉर्नर पर। बिल्कुल ठीक है। जबकि एक चींटी है जो कि पी कॉर्नर पर है वो भी, लेकिन वो कहां जाती है? वो जाती है एस कॉर्नर पर जाती है, लेकिन अलोंग द पाथ पी आर। मतलब वो कहां से जाएगी? इसके लिए थोड़ा ये ले लेते हैं, वो जाएगी यहां से, वो ऐसे होएगी और यहां ऐसे पहुंचेगी, ये पहुंच रही है यहां। ठीक है, और इसका पाथ कहां से था दूसरे वाले बंदे का? उसका पाथ ये है मेरे बच्चों, सॉरी ये वाला पाथ है, वो यहां से जाएगा, यहां से होते हुए जाएगा। तो आपको ये बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय द आंट एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द इंसेक्ट फ्लाइट। मतलब जो इंसेक्ट गया है उसकी लेंथ क्या होगी, इंसेक्ट जो गया है उसकी लेंथ क्या होगी, और जो चींटी गई है, आंट गई है, उसकी लेंथ क्या होगी, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भाई आप ये बताइए, ये एंगल कितने का है? 90 का है। ये वाली लेंथ कितनी है? 4 है सर। ठीक है, और ये वाली लेंथ कितनी है? 3 है। तो कैसे निकालेंगे?
कैसे निकल के आएगा, क्या करेंगे यहाँ पर कि ये हमारी लेंथ निकल कर आ जाए। जल्दी से बता दीजिए आप मुझे कि मैं इसमें क्या करूं कि इसकी ये मेरी लेंथ निकल के आ जाए। और ये मेरा कितना है 5। तो मैं देखूं इस ट्राइंगल में पी क्यू आर में, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं यहां लिखूंगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पर राइट एंगल बन रहा है। सही दिख रहा है ना आप लोगों को? सही है। राइट एंगल अगर क्यू पर बन रहा है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के। पी क्यू की वैल्यू 5 है तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू 4 है 4 स्क्वायर, ये 25 है, ये 16 है, ये 41 हो गया, ये पी आर स्क्वायर हो गया। तो पी आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √41। द वैल्यू ऑफ पी आर इज √41, मतलब ये √41 आ गया। ये कितना आ गया √41। ये लेंथ आ गई, ये मालूम है, पी एस निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल पी आर एस राइट एंगल एट आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। पी एस अपनी जगह पर जैसा था वैसा ही रहेगा। पी आर जो है वो ये वाली लेंथ है जो √41 अभी निकाली थी, तो ये आ गई √41। और पी एस 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 41 प्लस 9, यानी कि पी एस स्क्वायर आ गई 50। तो पी एस आ गया √50। सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। सिंपल। तो जो लेंथ थी इंसेक्ट की जाने की वो कितनी आ गई 5√2। और जो आंट की लेंथ थी वो पहले पी आर गई फिर आर एस गई, तो आंट की लेंथ जो होगी वो होगी पी आर प्लस आर एस, यानी कि √41 प्लस का 3। दिस इज द लेंथ ऑफ which is covered by the ant and this is the length which is covered by the insect। तो ये दो थी, ये निकल कर आ गई है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम चलेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया। नेक्स्ट, Panchami is standing on the ground and flying a kite at a vertical height of 20 meter from the ground। ठीक है, the length of the taut string to which the kite is connected is 29 meter। ठीक है, पंचमी इज होल्डिंग द स्ट्रिंग रोलर, चरखी पकड़े हुए है वो अपने हाथ में, जो कि ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर रिप्रेजेंटिंग द अबव सिनेरियो। पहले तो इसकी फिगर बनानी है, बहुत आसान है, फिगर बना लेंगे। तो यहां पर हाइट, वर्टिकल हाइट कितनी है 22, तो मैंने ये लिख दिया 22। और इसको जो स्ट्रिंग बंधी हुई है वो कितनी है, वो स्ट्रिंग जो बंधी हुई है वो है 29, तो हमने ये लिख दिया 29। लेकिन क्वेश्चन में ये भी है कि ये ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है, तो ये 1 मीटर ऊपर हो गई। ठीक है, और ये भी 1 मीटर ऊपर है, और ये चरखी है, ये क्या है रोलर, रोलर पकड़ी हुई है। ठीक है, स्ट्रिंग रोलर जिसको हम कहते हैं चरखी। क्या कहते हैं चरखी, पता होगा ना आपने, पतंग उड़ाई होगी।
ये चरखी है, जो डोर वगैरह मांझे वगैरह की होती है, ये वो है। ठीक है, तो जब भाई यहां से लेकर यहां तक 22 है टोटल, ये पूरा टोटल 22 है यहां तक, क्योंकि जमीन से ही तो उसकी लेंथ हमने बताई थी, विच इज काइट द लेंथ पंचनी इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग अ काइट एट अ हाइट वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 22 है, तो मेरे बच्चों ये 21 होगी। लेकिन जो पतंग उड़ती है उसकी जो लेंथ होती है वो कनेक्ट किससे होती है, चरखी से डायरेक्ट, उसका ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहां पर ये जो लेंथ है वो 29 रहेगी। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, कि हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये हमारी फिगर इस तरह की होगी। बाद में कह रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द काइट एंड पंचमी, शो योर वर्क। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट एंगल बी पर बन रहा है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं मजा नहीं आ रहा कलर में, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सॉरी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी मतलब 29, 29 स्क्वायर, ए बी मतलब 21, 21 स्क्वायर, बी सी हमें निकालना है। 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441, और ये बी सी स्क्वायर। तो 841 माइनस 441 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा बी सी, कितना बचेगा 20, मतलब कितनी डिस्टेंस पर है वो, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 20। यही हमसे उसने पूछा था। बिल्कुल सिंपल है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी रुक जाओ पहले चेक करें आंसर इसका, है ना। ये रहा रेरा स्ट्रिंग रोलर, बच्ची खड़ी है 20 मीटर, बिल्कुल करेक्ट है। अब ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग द मैथमेटिक्स क्लास a teacher wrote the following three algebraic expression on the board: m square minus n square, 2mn and m square plus n square। ये तीन एक्सप्रेशन लिखिए। m और n पॉजिटिव इंटीजर है, n m से छोटा है। एक स्टूडेंट है केवलिया, वो क्लेम करता है कि अबव सेट ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा साइड होंगी राइट एंगल ट्रायंगल की। अच्छा, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की है तो एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो एक साइड हमारी ये ए हो गई, ठीक है, ये साइड ये ए है, मान लीजिए ये बी है और ये सी है। नहीं ऐसा मत मानिए, ये ए बी है, ये बी सी है और ये ए सी है, ऐसे मान लीजिए। तो आप ए बी का स्क्वायर निकालिए। ए बी देखिए पहले, ए बी कितनी है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए इसका, ए बी का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एम की पावर 4, ये हो गया एन की पावर 4, ये हो गया 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू ए बी स्क्वायर की। अब आ जाओ किस पर, बी सी पर। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 2mn है, बी सी का स्क्वायर करो तो ये कितनी हो जाएगी 4m स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ किस पर, ए सी पर। ये क्या है
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं ये है, स्क्वायर कर दो इसका भी, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये एम की पावर 4 एन की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। अब यहाँ ये देखो क्या किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है? मुझे तो लग रहा है आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करता हूं तो क्या ये ए सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है? ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ए बी स्क्वायर की वैल्यू है एम की पावर 4 प्लस एन की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4m स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये हो गया m की पावर 4 n की पावर 4 माइनस प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को देखेंगे क्या है? m की पावर 4 n की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। क्या दोनों साइड्स बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है सर, बिल्कुल एकदम LHS RHS बराबर है। इसका मतलब केवलिया ने जो क्लेम किया था वो करेक्ट है, यानी कि ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की तरह से तीनों एक्सप्रेशन काम करेंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलिए नेक्स्ट। A mathematic class, a teacher draw the following figure TQ upon QR 1/3 है। She then asked what is the sufficient condition required to prove that TQP और RQS सिमिलर होंगे। TQP और RQS, ऐसे नहीं, ये नहीं, TQP और RQS दोनों सिमिलर होंगे। इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है? तो TP और SR, TP और SR का रेशो 1/3 होगा, ये दर्श कह रहा है। भार्गव कहता है कि इट इज सफिशिएंट दैट इफ इट इज गिवन दैट एंगल P और एंगल S बराबर, एंगल P और एंगल S बराबर दे दें तब भी ये क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा। किसके? मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर ये मिल जाए कि एंगल P और एंगल S बराबर है। तन्वी ये कहती है कि तन्वी सेड दैट इट इज सफिशिएंट इफ इट इज गिवन दैट PQ अपॉन QS 1/3, PQ अपॉन QS 1/3। अगर ये 1/3 के बराबर हो जाए तो आपको ये बताना है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ देयर रिस्पॉन्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सबका करेक्ट है या सबका इनकरेक्ट है? तो आप बताइए क्या ये बात सही कह रहे हैं? सबका जो रिस्पॉन्स है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये बताना है बस। भाई अगर हमने यहां पर TQ, ध्यान से देना, और QR, इसका रेशो बराबर है, सही है बात। अगर हम दर्श की बात देख रहे हैं तो दर्श क्या कह रहा है? TP ले लें और SR ले लें, TP ले लें और SR ले लें। अगर ये TP और SR ले लेंगे तो फिर हम एंगल कौन सा बता पाएंगे? हम एंगल कौन सा बता पाएंगे? हम तो ये बता ही नहीं पाएंगे भाई, हमें ये एंगल चाहिए ना, फिर ये वाला और ये वाला एंगल। अब ये तो लाइंस हमें पैरेलल दी नहीं है जो कि हम इसको और इसको एंगल को बराबर कर सकें। भाई ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए हमारे पास साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी है, साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी है, लेकिन साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी यहां कैसे लग जाएगी? क्यों? क्योंकि TQ और QR बता रहा है और दर्श कह रहा है कि TP और SR और ले लो। तो ये साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई, इसकी ये साइड आ गई, इसकी ये साइड आ गई, तो ये एंगल कहां बराबर मिल जाएगा हमें? ये एंगल तो बराबर नहीं मिल सकता। ये एंगल बराबर कब मिलता है? जब ये कहता है कि लाइंस पैरेलल है, तब हम कह सकते थे कि दर्श की बात सही है। इसलिए दर्श जो बात कह रहा है वो गलत है। अगर मैंने TP SR का रेशियो ले लिया तो फिर मैं ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दूसरे की बात पर आते हैं। दूसरा क्या कह रहा था? एंगल P और एंगल S बराबर है। भाई एंगल P और एंगल S बराबर है, ठीक है, और एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, ये हम बराबर प्रूफ कर सकते हैं। और TQ
टी क्यू और क्यू आर ये बराबर दे रखी, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल प्रूफ हो सकता है। अगर ये साइड नहीं भी दी होती, अगर ये वाला एंगल मिल जाए हमें बराबर, तो ये और ये एंगल से हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी बात सही है भार्गव की, कि अगर मुझे ये मिल जाए कि एंगल पी और एंगल एस बराबर है, तब भी मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं सर? देखो, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर मिल गया, सही है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो हम वहां कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसका मतलब इसकी बात भी सही है। अब आते हैं किसकी बात पर? तन्वी की। तन्वी ने क्या कहा है? पी क्यू अपॉन क्यू एस, टी क्यू अपॉन क्यू आर दे रखा था, पी क्यू अपॉन क्यू एक्स और मिल गया, तो एक साइड ये मिल गई, एक साइड ये मिल गई, एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाएगा, तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। आओ कैसे भाई? टी क्यू अपॉन क्यू आर 1/3 है, ठीक है, और तन्वी ने क्या कहा है? पी क्यू अपॉन क्यू एस, ये भी 1/3 है, और एंगल टी पी क्यू टी और एंगल आर क्यू एस, ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। इसका मतलब तन्वी ने जो बात कही है वो भी सही है, तो दर्श की बात यहां पर गलत है, बाकी दोनों की बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चमका चमका बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे लाडलों, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो पढ़ो जरा, पानी पी लें यार। ये कह रहा है ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो राइट ट्रायंगल हैं और वो भी आइसोसेलेस हैं, तो क्या ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी जो लेंथ है वो दोनों इंटीजर में हो, मतलब जो उनकी लेंथ है वो सब इंटीजर फॉर्म में आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक करते हैं, आओ। ये है मेरे पास एक राइट ट्रायंगल, जो एंगल बन रहा है यहां पर बी पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये वाली साइड जो है इसकी वो हाइपोटेन्यूज है, ये अगर साइड इसकी के है तो ये भी के होगी। क्यों? क्योंकि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी दो साइड बराबर होती है। हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड बराबर होती है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 भी होगा, तो 90 है। जब ये 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो भी हो एच मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया? के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया? 2k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? हाइपोटेन्यूज आ गई प्लस माइनस के अंडर रूट 2। तो हाइपोटेन्यूज तो इंटीजर नहीं आ रही, हाइपोटेन्यूज तो इरेशनल वैल्यू आ रही है भाई, अंडर रूट 2 इरेशनल है। तो उसने क्या पूछा था कि ये पॉसिबल है अगर कोई राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी लेंथ, सारी लेंथ, ईच लेंथ जो साइड होगी वो इंटीजर होगी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? दिस, ये रीजन है पॉसिबल ना होने का। क्लियर है? मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, महारथियों मेरे, चलो। कह रहा है कि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, और जो रेशो दिया है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का टू द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, वो 4:9 है।
ठीक है, लिख लेते हैं जरा। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है। पेरीमीटर का जो रेशो दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, इनका जो रेशो है वो 4/9 है। ये गिवन है, इसको इक्वेशन 1 कह दो। सारा ने कहा है कि AB/PQR 4/9 होगा। ये बात सही है या नहीं? तो पेरीमीटर आप जानते हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर का जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है? वो इनकी साइड्स के रेशो के बराबर होता है। ABPQ, BCQR और ACPR के। जबकि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR किसके बराबर दिया हुआ है? 4/9 के। और ये क्या है? AB/PQ, BC/QR और AC/PR। यानी कि ये बात कैसी है? सारा ने जो बात कही है वो कैसी है? ये हमने जस्टिफाई कर दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। AB/PQ की वैल्यू कितनी है? 4/9। तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR का रेशो 4/9 का स्क्वायर, मतलब एरिया ट्राइंगल ABC एरिया ट्राइंगल PQR का रेशो 16/81, यानी कि 16:81 हो जाएगा। 16:81 हो जाएगा। चेक कर लें, चेक कर लें, चेक कर लें। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। सारा का क्लेम ट्रू है, पहली बात सही हो गई। रेशो 4 4 4 4 4 4 16:81, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही निकाला था। सही है मेरे लाडलो। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, आगे चलेंगे बहुत तेजी के साथ, स्पीड से भाग के। चलो नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर OPQ एक ट्राइंगल है, OPOQ के बराबर है, OPOQ के बराबर है। RS एक आर्क है सर्किल पर। ट्राइंगल OSR सिमिलर होगा क्या ट्राइंगल OPQ के? क्या ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? OP और OQ दोनों बराबर हैं, समझ रहे हैं? और RS एक आर्क है सर्किल पर, तो कैसे निकाल दें मेरे लाडलों? जल्दी बताओ। तो यहां पर हमने क्या बताया कि OPQ एक ट्राइंगल है जो OPOQ के बराबर है। जब OPOQ के बराबर है तो ये वाली लेंथ इसके बराबर हो गई, ये लेंथ इसके बराबर हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, क्योंकि ये एक लेंथ ऑफ एन आर्क है। क्योंकि ये लेंथ ऑफ एन नहीं आएगी, क्योंकि ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसका ही बराबर होगा। ये वर्टिकली एंगल है, ये x है, तो ये भी x होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इन ट्राइंगल ORS में या ROS और QOR में अगर मैं ले लूं, OSR इज सिमिलर टू OPQ, ऐसी लो। इन ट्राइंगल ORS
एस आर एंड ट्राइंगल ओ पी क्यू में अगर लेंगे तो ओ पी बराबर है ओ क्यू के गिवन है। जब ये बराबर है तो ओ पी क्यू और ओ क्यू पी ये दोनों बराबर होंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल अगर मैं बात करूं और ये एंगल जो है एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, और एंगल आर ओ एस, इसको हमने x मान लिया। दोनों एंगल कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी, एक सेकेंड, प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स होगा। तो एंगल ओ पी क्यू, इसकी जगह भी एंगल ओ पी क्यू लिख दूं, इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये डबल हो गया एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया। यही एंगल ओ क्यू पी होगा 180 माइनस एक्स अपॉन 2। इसी तरह से ये एंगल ओ आर एस और एंगल ओ एस आर, यानी कि सिमिलरली एंगल ओ आर एस और एंगल ओ एस आर दोनों 180 माइनस एक्स अपॉन 2 के होंगे। दैट मीन्स ये इसके बराबर, ये भी 180 माइनस एक्स अपॉन 2, 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 ये एक्स, दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर। मतलब ट्राइंगल ओ एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल ओ पी क्यू। किससे हो गए भाई, एंगल सिमिलैरिटी। बात हो गई खत्म, समझ रहे हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, बहुत डिटेलिंग में लिखवा दिया है सारा सब। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल बन रहा है y पर। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, इस तरह से हैं कि वाई जेड डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट में। वाई जेड इसको डिवाइड कर रहा है 4 इक्वल पार्ट में, मतलब वाई ए बी बी सी सी जेड सब बराबर। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, 3x ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर, एक्स कहाँ, अच्छा 3x ए स्क्वायर 3x बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर बराबर होगा किसके, 4x वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। क्या करोगे आप, पहले ले लो इन ट्राइंगल एक्स वाई ए में, इन राइट ट्राइंगल एक्स वाई ए में लोगे तो एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं डी कह देता हूं, इसको भी डी कह देता हूं, इसको भी डी कह देता हूं, इसको भी डी कह देता हूं। ठीक है, तो एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। अब ले लो एक्स वाई बी में, इन राइट ट्राइंगल एक्स वाई बी, एक्स वाई बी में जब लोगे तो एक्स वाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस
वाई बी का मतलब क्या हो जाएगा, डी प्लस डी यानी कि 2d का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक्स बी। ठीक है, अब आ जाओ एक्स वाई सी पर। इन राइट ट्राइंगल एक्स वाई सी, तो ये हो गया हमारा एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर, वाई सी स्क्वायर। तो एक्स सी स्क्वायर तो अपनी जगह पर, एक्स वाई स्क्वायर की जगह एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई सी की जगह डी प्लस डी प्लस डी, यानी कि 3d का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही हो गया। तो कितना हो जाएगा ये, एक्स सी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। अब आ जाओ एक्स वाई जेड में, तो यहां लिखोगे आप इन राइट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा आपका एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड कितना हो जाएगा, डी प्लस डी 2d 3d 4d, यानी कि ये हो जाएगा 4d का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर और ये 16d स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4। कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते जा रहे हैं, हमारे पास ये सारा मिलता चला जा रहा है, बहुत आसान है। मुझे क्या चाहिए, 3xa स्क्वायर, 3xa स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, 3xa स्क्वायर। तो एक्स ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, इस सारी वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं LHS में, टेकिंग LHS। नहीं यहां नहीं यार, आगे ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे आएगा भी नहीं है, जगह नहीं है, मैं बदल दूं जगह। ठीक है, यहाँ करेंगे, वहाँ आता नहीं, पूरा लिख लेंगे, लिखना पड़ेगा बस, ये थोड़ा सा 3xa स्क्वायर 3xa स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy स्क्वायर, 4xy स्क्वायर। तो टेकिंग LHS यहां रखेंगे, तो 3x ए की वैल्यू कितनी है, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एक्स बी की जगह ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस एक्स सी ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, और फिर एक्स सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, फिर एक्स जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 16d स्क्वायर। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 3d स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर 4d स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 9d स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का 16d स्क्वायर। 3xy स्क्वायर 4xy स्क्वायर 5xy स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर। तो ये हो गया 4xy स्क्वायर, 3 और 1 4 7 और 9 16 16d स्क्वायर और माइनस का
16d² कैंसिल 4xy² विच इज RHS, ये रही। हेंस क्या था, कुछ भी नहीं था यार, बड़ा हल्का क्वेश्चन रख दिया, लेंदी है लेकिन आसान है बहुत ज्यादा। स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जल्दी से हो गया, हो गया, पीछे का भी लेना है अभी स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी से लो। हो गया, स्कोर ले लो बेटा। चलें, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब नेक्स्ट, अ टीचर ड्रू अ below figure on the board and asked her student, is there any value of m such that KLM becomes a right angle? लता ने कहा हाँ m ले सकते हैं 0, हेमा ने कहा m ले सकते हैं 1। क्या इनमें से किसी का स्टेटमेंट सही है? लगा कर देख लेते हैं। तो मैं यहां पर इन तीनों के स्क्वायर कर लेता हूं। मैं यहां पर कर लेता हूं क्या, पहले मैंने किया 6 प्लस m का होल स्क्वायर, कितना हो गया 36 प्लस m स्क्वायर प्लस 12m। ठीक है, ठीक है ना। या यहाँ पे एक काम ही करें ना, ये राइट ट्राइंगल है तो यहां से लगाएं, 10 स्क्वायर बराबर होगा 6 प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस m का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 100, ये हो गया 36, ये हो गया m स्क्वायर, ये हो गया 12m, ये हो गया 64, ये हो गया m स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 16m। ठीक है भाई, 100 36 प्लस 64 100, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 12 माइनस 16 माइनस का 4m। ये और ये कैंसिल, ये बच गया 0, ये बच गया 2m स्क्वायर माइनस का 4m, ये हो गया 0, m कॉमन, क्या बचा 2m बचा, नहीं नहीं m नहीं है कॉमन, 2m कॉमन है, क्या बचा m माइनस 2। तो जब 2m को ऊपर ही रखो, जब हम 2m को 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0, और जब हम m माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी 2। मतलब m की दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, 0 भी और 2 भी। अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तब भी आ जाएगा, और मैं यहाँ 2 रख दूंगा तब भी ये बात सही हो जाएगी। तो भाई लता की बात सही है, लेकिन हेमा की बात गलत है, हिना की बात गलत है, लता की बात सही है, क्योंकि लता ने कहा है कि हम यहाँ 0 भी रख सकते हैं, तो हम रख रहे हैं यहाँ पे 0। आंसर चेक कर लेंगे एक बार। लता इज ट्रू, m 0 है ना, hence one of the angle should be 90, राइट दैट हिना स्टेटमेंट इज फॉल्स। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चले चलिए नेक्स्ट। In the figure below, P and R are points on the side XZ, XYZ respectively. XZ पर और YZ पर दो पॉइंट हैं P और R। PR XY के पैरेलल है और PR बाइसेक्टर है XYZ ट्राइंगल का। PR जो है वो XYZ ट्राइंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो है वो इस पूरे ट्राइंगल को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ZPR आधा होगा ZXYZ का, है ना, ये कह रहा है। तो और ये भी कह रहा है कि ZQ जो है वो 10 है, ZQ की जो वैल्यू है ये जो है वो 10 है। फाइंड द लेंथ ऑफ OQ, OQ की लेंथ मांग रहा है।
ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया हुआ है कि पी आर पैरेलल है एक्स वाई के। जब पी आर एक्स वाई के पैरेलल है तो जेड पी अपॉन पी एक्स और जेड आर अपॉन आर वाई, जेड क्यू से हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा क्या? एक सेकेंड, क्या हो गया? तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप ये लेते हैं कि दो ट्राइंगल लिख रहे हैं मुझे, पी आर जेड, एक तो ये है, एक दिख रहा है मुझे ये एक्स वाई जेड। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल में ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल पी आर जेड एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। पी आर जेड का एंगल जेड और एक्स वाई जेड का एंगल जेड दोनों बराबर है, मतलब दोनों कॉमन है, कॉमन एंगल। ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, मतलब इसका एक एंगल क्या है? 90 है। पी आर जेड एक्स वाई जेड, और नहीं 90 नहीं, 90 नहीं, 90 से तो ये नहीं आ रहा ना, ये एंगल इसके बराबर, कौन सा? एंगल पी आर जेड और एंगल एक्स वाई जेड दोनों बराबर। कैसे सर जी? करस्पॉन्डिंग एंगल, लाइंस पैरेलल, एंगल बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल। किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। किससे? एंगल सिमिलैरिटी से। किससे सिमिलर हो गए? एंगल सिमिलैरिटी रूल से। जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो एरिया ट्राइंगल पी आर जेड और एरिया ट्राइंगल एक्स वाई जेड का रेशियो बराबर होगा। एक चीज और बता दूं, जब दो ट्राइंगल की जो बेस है, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, एक तो ये पड़ी होगी। एक थ्योरम ये होती है कि अगर दो ट्राइंगल बन रहे हैं और एक बेस दूसरी बेस के पैरेलल है और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, कितने एरिया में? ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि पी आर पैरेलल एक्स वाई एंड पी आर बाइसेक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो इनके एरिया का जो रेशो है वो कितना होगा? 1/2। मतलब ये अगर 10 होगा तो ये 20 होगा, ये 50 होगा तो ये 100 होगा, क्योंकि उसने कहा है ये पी आर जो है इस पूरे ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब आधे में इसको डिवाइड कर रही है। तो आप एक थ्योरम और जानते हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एक बात तो ये हो गई, एक बात ये हो गई कि एरिया ट्राइंगल पी आर जेड और एरिया ट्राइंगल एक्स वाई जेड इसकी परपेंडिकुलर, इसकी हाइट के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब किसके? ZO अपॉन ZQ के स्क्वायर के। ये तो हमारी थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल का साइड्स, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अब यहां देखें ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो यहां से मैं क्या करूंगा कि मैं 1/2 को बराबर कर दूंगा ZO अपॉन ZQ के स्क्वायर से। स्क्वायर रूट बोथ साइड लूंगा तो ये 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख दें क्या? चलो लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर कितना बचा है? ZO बचा और ZQ बचा। ये तो 1/√2 हो गया। ZO तो नहीं पता आपको क्या है,
लेकिन जेड क्यू आपको मालूम है ये 10 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10/√2 और ये बचा आपका ZO। ZO की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, तो ये 10√2/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 5√2 इज इक्वल टू ZO। आपको OQ निकालना है, क्या निकालना है, OQ। OQ निकालने के लिए इस पूरी लाइन में से इसको माइनस कर दो, अरे यार फिर छोटा पड़ गया। OQ निकालना है, OQ ध्यान से देखो फिगर में, OQ निकालने के लिए क्या मैं ZQ में से ZO को माइनस नहीं कर सकता, इस पूरी लाइन में से इस लाइन को माइनस करूंगा, ये छोटी वाली लाइन बचेगी ना। ZQ के बारे में आपको मालूम है 10 है, ZO अभी निकाला है 5√2 है, यहां से 5 और √2 दोनों कॉमन कर सकते हैं, ये बचेगा √2 और ये बचेगा -1। दिस इज द लेंथ ऑफ OQ। खत्म क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा ये क्वेश्चन, एकदम झमाझम चमक गया है सर, मजा आ गया है क्वेश्चन में एकदम, है ना, तो बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो ये दो ट्राइंगल हैं हमारे, इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है बहुत आसानी से, ठीक है। चलें आगे, चलिए। एक जियोलॉजिस्ट है जिसने, असिस्टेंट एनी है उसकी, इफ द लेंथ ऑफ द लेक PQ, जो PQ की जो लेंथ है वो कैन बी फाउंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन। Any said it is possible to find the length of the lake PQ. Is any कहती है कि ये पॉसिबल है कि हम PQ की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं क्या हम PQ की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। भाई अगर मैं ये कहूं कि मैं इसका और इसका रेशो ले रहा हूं, किसका, OP का और OS का 180/90, और मैं कह रहा हूं कि मैं रेशो ले रहा हूं OQ का और OR का 140/70, तो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो OP/OS और OQ/OR दोनों का रेशो बराबर है, और एंगल POQ बराबर होगा एंगल ROS के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ट्रायंगल POQ में और ROS में अगर मैंने ले लिया तो क्या ये बात सही हो जाएगी, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, या OPQ और OSR में ले लिया, OPQ और OSR में, ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल OSR, तो OP और OS और OQ और OR, सही है, आ जाएगा मेरे लाडलों। मैं कहता हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, रेशो बराबर एंगल बराबर, तो साइड्स एंगल साइड का क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये और ये निकल के आ जाएगी। तो इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल ORS या OSR में लो। सर OSR में क्यों लिया आपने मेरे बच्चे, OSR में इसलिए लिया है कि OP का और OS का रेशो बराबर है और OQ का और OR का रेशो बराबर है, इसीलिए लिया है। तो OP लूंगा तो OS लूंगा, OQ लूंगा तो OR लूंगा, इसीलिए लिया है। अगर OPQ और OR ले लेता तो OP और OR का रेशो बराबर होना चाहिए था। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे सर? ये हमें कैसे पता चला कि OPQ और OSR लिया, कैसे पता चला? OP का और OS का रेशो बराबर है, तो मुझे OP और OS चाहिए।
और ओ क्यू का और ओ आर का रेशियो बराबर है, या फिर ओ क्यू पी और ओ आर एस ले लो तब भी आ जाएगा। तो ऐसे आ जाता है, देखो ओ क्यू पी और ओ आर एस लोगे तब भी आ जाएगा, ओ क्यू अपॉन ओ आर, ओ पी अपॉन ओ एस तब भी आ रहा है। तो ये बेटा साइड्स बताती हैं कि जो साइड्स आप ले रहे हो, जो साइड्स का रेशो बराबर है उनको कंसीडर करते हैं कंटिन्यूएशन में। तो हम देख रहे हैं ट्राइंगल ओपीक्यू और ओएसआर में हम देखें तो ओपी अपॉन ओएस का रेशियो बराबर है ओक्यू अपॉन ओआर के। देख सकते हैं आप, हमने अभी प्रूफ किया है कि भाई ओपी अपॉन ओएस कितना है 180 अपॉन 90 है, और ये भी कितना है 140 अपॉन 70 है, दोनों बराबर हैं। और एंगल पीओक्यू बराबर है, एंगल पीओक्यू बराबर है एंगल एसओआर के। ये कौन से एंगल हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है सर। तो एक साइड आ गई सर, ये वाली साइड आ गई, बीच में एंगल आ गया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए सर। कौन से, ट्राइंगल ओपीक्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल ओएसआर के साइड एंगल साइड की सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सर। अब मुझे कौन सी साइड चाहिए, आर एस, और कौन सी चाहिए पी क्यू। तो पी क्यू और एस आर, पी क्यू एस आर बराबर होंगे किसके, ओपी अपॉन ओएस के। भाई पी क्यू तो मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है। एस आर मुझे पता है 85 है, 85 है। और ओपी अपॉन ओएस का रेशियो जो है, ओपी अपॉन ओएस का रेशियो जो है वो 2 है। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 85 170। तो भाई सही कहा, एनी ने सही कहा कि पॉसिबल है कि हम पी क्यू की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, और हमने कर भी ली है। चेक करिए, बिल्कुल सही है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 170 बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही हैं, आंसर आ चुका है। अब ले लो स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी 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 से ले लो, फास्ट तेजी से। हो गया। अगला क्वेश्चन, shown below is a circle with center O, xy एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है हमारी सर्किल एड वाई। प्रूव दैट जेड डब्ल्यू वाई सिमिलर होगा जेड वाई एक्स से। जेड डब्ल्यू वाई ये वाला, और जेड वाई एक्स ये वाला है, ये दोनों जो होंगे वो सिमिलर होंगे। बहुत आसान है, देखो कैसे। सेंटर से टेंजेंट पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री, डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 डिग्री। तो जेड डब्ल्यू वाई और जेड वाई एक्स दोनों बराबर, एंगल जेड दोनों में कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। यूजिंग पार्ट फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ जेड वाई, जेड वाई निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। चलो शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो इन ट्राइंगल जेड डब्ल्यू वाई एंड ट्राइंगल जेड वाई एक्स, ठीक है। तो एंगल जेड डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एंगल जेड वाई एक्स ईच 90। यहां रीजन लिख देना कि जेड डब्ल्यू वाई 90 क्यों होगा, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल। और
एंगल जेड वाई एक्स क्यू 90 होगा। टेंजेंट इज line drawn through the line drawn through the center perpendicular to the tangent. A line drawn through the center is perpendicular to the tangent। ठीक है, ये इसलिए है, हो गया। और इसको इधर कंटिन्यू कर रहा हूं, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Z, दोनों ट्राइंगल में कॉमन। तो ट्राइंगल ZWY सिमिलर होगा ट्राइंगल ZYX के, किससे? एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। किससे? एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पर। आपको क्या चाहिए? ZY चाहिए। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो ZY का रेशो किससे? ZY का रेशो ZX के साथ बराबर होगा ZY का रेशो ZX के साथ। और क्या दे रखा है आपको? और क्या दे रखी है आपको? लेंथ, आपको लेंथ दे रखी है ZW। ZW लेंगे तो क्या लेंगे? ZW लेंगे तो ZY लेंगे। ठीक है, ZW लेंगे तो ZY लेंगे। ठीक है, तो ZY हो गई हमारे पास स्क्वायर, ZX हमारे पास हो गया ZY इंटू ZY, ZY स्क्वायर ZX इंटू ZW। ZX 25 और 11 कितने हो गए? 36 इंटू ZW कितनी है? 25 है। और इधर क्या है? ZY का स्क्वायर है। तो ZY इज इक्वल टू 36 इंटू 25। तो ZY इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ZY कितनी आ गई आपके पास? 30। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, मौज आ गई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया, चलें, चलिए नेक्स्ट। इन द बिलो फिगर QRRPST, if the perimeter of triangle STU 27, find the length of PQ। find the length of PQ कैसे निकालेंगे? STU किधर है? STU, STU, ओके। STU में एंगल ये और ये एंगल बराबर, ये एंगल ये और ये एंगल ये बराबर। ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूं? PQR और STU। तो PQR का एंगल Q एंगल T के बराबर, एंगल P एंगल U के बराबर नहीं। तो फिर क्या लेंगे आप? फिर ऐसे नहीं लेंगे, PQR और UTS, जब भी तो P और U बराबर होंगे और T और B बराबर होंगे तभी तो बराबर होंगे ना, ये देखना होता है भाई। एंगल P और एंगल U बराबर है, तो ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल UTS, इसमें आप लेंगे दोनों ट्राइंगल में। जब इन दोनों ट्राइंगल में लेंगे तो एंगल P और एंगल U दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों A हैं, गिवन है। एंगल Q और एंगल T दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों B हैं, ये भी गिवन है। किसी भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो ट्राइंगल PQR सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल UTS के एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो मुझे मालूम है मुझे PQ चाहिए।
पेरीमीटर एस टी यू इतना है, और क्यू आर पी आर ओके, ठीक है। रुक जाओ अभी। ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल यू टी एस के, तो दोनों का रेशो, दोनों की साइड्स का रेशो बराबर हो जाए किसके, पी क्यू बराबर होगा यू टी, पी क्यू अपॉन यू टी, और पी आर अपॉन यू एस, और क्यू आर अपॉन टी एस। इन तीनों का रेशो बराबर किससे, बाय सी पी एस टी। जब ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स के रेशो बराबर। पी क्यू कितना है, पी क्यू नहीं दे रखा, क्यू आर दे रखा है, और आर पी दे रखा है। क्यू आर और पी आर दे दिया, एस टी दे दिया, तो क्यू आर अपॉन टी एस, पी आर अपॉन यू एस। क्यू आर की जगह क्या रख दोगे 4, टी एस की जगह क्या रख दोगे 6, पी आर की जगह क्या रख दोगे 8, एस यू निकल के आ जाएगा 4 और ये 2, 6 और 2 12, तो एस यू की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। एस यू की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यू टी पी क्यू नहीं गिवन, यू टी नहीं गिवन, ठीक है। क्यू आर पता है हमें, अब क्यू आर पता है, पी आर पता है, और आ जाओ। पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ एस टी यू, एक ही बात है, यूटीएस एस टी यू, पूरी उल्टा लिखेंगे वो एक ही आ जाएगा, पेरीमीटर एस टी यू। मैं दो दो उठा लेता हूं साइड, क्यू आर और टी एस को, क्योंकि क्यू आर पता है और टी एस पता है। भाई क्यू आर और टी एस मुझे दोनों पता है, तो क्यू आर और टी एस नहीं आएगा ना, एस टी यू और आर क्यू पी। अरे यार, एस, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, एस टी यू एंड आर क्यू पी, टी क्यू के बराबर, टी बराबर क्यू के, और एस बराबर आर के, एस टी यू और यू बराबर पी के। अरे यार, ये वाले ट्राइंगल में लेना था, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी ले लेंगे, इसी में ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं। दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए ना वैसे भी, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो पेरीमीटर, देखते जाओ बस एक सेकंड मेरे बच्चों, बस एक सेकंड। पेरीमीटर ऑफ एस टी यू, पेरीमीटर ऑफ एस टी यू और पेरीमीटर ऑफ आर क्यू पी, ठीक है, बराबर होगा किसके, देखो मैं बता रहा हूं, जो जो गिवन है उसको ले लो। क्यू आर गिवन है और एस टी गिवन है, तो एस टी अपॉन क्यू आर, ठीक है। एस टी यू का पेरीमीटर इसको छोड़ दो, है ना, ये हो जाएगा। एस टी यू का पेरीमीटर 27, और पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर या आर क्यू पी लो, आर क्यू पी ही लो, आर क्यू पी इज इक्वल टू एस टी कितना है, ये 6 है, क्यू आर कितना है, ये 4 है, तो 2 4 और ये 2 6 और ये 3 9, और ये इधर जाएगा 9 और 2 18। तो पेरीमीटर जो आ गया ना किसका,
आर क्यू पी का जो पेरीमीटर है वो 18 आ गया। आर क्यू पी का पेरीमीटर 18, इसको भूल जाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा जहन यहां से हट गया। तो ये 18 आ गया। और मुझे क्या क्या पता है, देखो मुझे पता है ये 4 है, और मुझे क्या पता है, मुझे पता है ये 8 है। तो फिर मैं ये निकाल सकता हूं पी क्यू। क्यों? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, आर पी का सम। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आ चुका है? 18 आ चुका है सर। पी क्यू मुझे निकालनी है सर। क्यू आर सर क्वेश्चन में गिवन थी 4। पी आर सर, पी आर भी क्वेश्चन में गिवन थी सर 8। 8 और 4 12 सर, इधर माइनस करेंगे 18, ये बचेगा पी क्यू, ये आ जाएगा पी क्यू। तो द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 6 सेंटीमीटर। मैं इसका आंसर चेक करूंगा, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन सारे निपटा दिए हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था, और ये हमारा ट्रायंगल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जितने क्वेश्चन थे बहुत मजा आया करने में, ज्योमेट्री करने में बड़ा मजा आता है। ज्योमेट्री के पार्ट अगर क्लियर हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा सब लोगों के बहुत अच्छे से। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। किसी को अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कुछ भी लग रहा है कि इसमें नहीं समझ में आया या ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं अपने डाउट सेशन में, है ना। जो भी आपका डाउट सेशन है वहां क्लियर कर सकते हैं, क्लास में क्लियर कर सकते हैं, लेकिन क्लियर करिए, पूछिए जो भी दिक्कत आ रही है किसी भी तरह की। तो यहां पर इस बात को खत्म करते हैं, पढ़िए, और बिल्कुल 90+ मार्क्स सबके आने वाले हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। उधेड़ देंगे पेपर को, बिल्कुल फोड़ कर रख देना है। जिस तरह से तैयारी चल रही है, जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, हर तरह का सर क्वेश्चन लगा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। आरडी, आरएस, सैंपल पेपर, कॉम्पिटेंसी सब कुछ कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो पैटर्न पर चल रहे हैं, तो सबके 95% आने वाले हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जितना हो सके इसको करिए, तैयार करिए, मेहनत करिए, है ना। बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचना है, इसीलिए लगे रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।